तो आइए बच्चों, आप लोगों का एक बार स्वागत है करियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, आपका बिना समय गंवाए हुए और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो दिया हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। यानी एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है? तो चार्ज का एसआई यूनिट आप लोग पढ़े होंगे। चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। एम्पियर जो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, और जो वोल्ट दिया हुआ है ये पोटेंशियल का है, और ओम जो है ये रेजिस्टेंस का है। तो आपसे पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? तो एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का होगा वो हमारा होगा कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट्स। यानी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है, रूल है, उस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है? तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो इसमें जो है अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसमें करेंगे चार्ज कैन बी क्रिएटेड, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉय, ये भी रॉन्ग है। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है ये सी नंबर, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है चार्ज कैन हैव एनी वैल्यू, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट, और चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। क्वांटाइजेशन में कहा गया है कि जो चार्ज होता है वो पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो चार्ज पैकेट के फॉर्म में किस पे रहता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे रहता है। तो वही कह रहा है कि जो चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी पे जो एग्जिस्ट करता है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में, यानी छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या हो सकता है? तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा, हम लोग पढ़े थे किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो अगर किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल चार्ज होगा, अभी ये हमारा एक एटम है और ये न्यूट्रल है, यानी जितना इस पे प्रोटॉन्स है उतने इस पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है? तो इस पे चार्ज तभी होगा जब या तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा या ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो एक प्रोटॉन्स अधिक हो जाएगा, जिसके वजह से जो इस पे चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस पे जो चार्ज होगा एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होगा, तो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप ध्यान से इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा तो जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, इससे कम पॉसिबल चार्ज नहीं हो सकता। इससे कम अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, ए बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी। एक बॉडी है हमारे पास, एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, अभी मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडी है। अब कह रहा है कि इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो अगर इस पे जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इस पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे।
तब ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से इस पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने की वजह से चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कर ए बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रली चार्ज, ठीक है। इसके बाद से दिया हुआ है नेगेटिवली चार्ज और ग्राउंडेड, तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज होगा अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर इफ ए बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, the number of excess electrons on it is। एक बॉडी है, करे कि उस बॉडी पे जो चार्ज का वैल्यू दिया गया है, Q का वैल्यू दिया गया है, वो दिया गया है 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। करे कि इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे Q इक्वल टू NE होता है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे Q इक्वल टू NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू कितना है 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम, और इसको हम डिवाइड करेंगे E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये माइनस 19 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 1.6 से ये कितने बार, तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो टोटल एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उस बॉडी पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा से आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। कर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। चलो इसमें से कौन सा जो है क्वांटिटी वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी जो है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसके बाद से करंट डेंसिटी जो होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें हमसे पूछा गया स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। सी नंबर ऑप्शन जो है वो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन इन्वॉल्व्स, इंडक्शन के द्वारा चार्ज होता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कांटेक्ट, रबिंग ऑफ टू बॉडीज। अगर हम कांटेक्ट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो वो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा। अगर हम उसको रबिंग के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे, रबिंग ऑफ टू बॉडी, तो वो हो जाएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कर है रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज विदाउट कांटेक्ट, हीटिंग द कंडक्टर, हीट करके तो हम चार्ज कर नहीं सकते हैं, या तो हम बॉडी को कांटेक्ट में ला करके यानी कंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, या हम फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, या हम चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन के द्वारा। तो इंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज करते हैं विदाउट कांटेक्ट, यानी बिना कांटेक्ट के हम उसको क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं उसमें चार्ज को, यानी उसको चार्ज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे द चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बाबू, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है 0। इलेक्ट्रॉन पे पढ़े आप निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो कह रहा है द चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन इज, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स 0, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करेक्ट कूलम्ब्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, पॉइंट चार्ज इन मोशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नेटिक पोल्स। तो आपको बता दें जो कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो होता है पॉइंट चार्ज के लिए, रेस्ट में अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, करें अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आपको हम बता दें कि कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है आप पढ़े होंगे, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, K हमारा एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, या दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और F जो है चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। यहाँ पे दिया डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, तो डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम ओनली, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। दो चार्ज है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, और उसके बीच का डिस्टेंस अभी है हमारा R। ठीक है, तो अभी जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लगेगा कितना हमारा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? अब कह रहा है कि अगर हम उसके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी R था तो अब डबल इसका क्या हो जाएगा? 2R। तो अब जो F न्यू लगेगा वो लगेगा K Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर। तो अब जो F न्यू है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R का स्क्वायर तो R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। अब आप ध्यान से देखिएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर किसके इक्वल है? F के। तो F न्यू जो होगा वो हो जाएगा F इंटू 1/4, यानी Fn जो हो जाएगा वो हो जाएगा F/4 के। ठीक है, F/4 के। तो कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स हाफ 1/4 डबल। किसके इक्वल होगा इसमें? तो आपको बता दें 4 टाइम्स तो होगा नहीं, क्या ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है? नहीं, 4 टाइम्स बढ़ नहीं रहा है, 4 टाइम्स ये डिक्रीज कर रहा है, यानी 1/4 हो जा रहा है। जितना पहले फोर्स लग रहा था उसका 4 टाइम्स ये डिक्रीज कर गया। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कर द वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट K इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। जो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, जो हम K का वैल्यू यूज करते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये ना होता है K का वैल्यू। तो इसमें दिया हुआ है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁹ तो ये तो गलत है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी जब वैल्यू याद कर रहे हैं तो साथ में यूनिट जरूर याद करके जाएं, नहीं तो सेम वैल्यू दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो K का वैल्यू जो होता है इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चलिए बेटा ठीक है, आगे देखते हैं। करेक्ट, टू लाइक चार्जेज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर विल। करेक्ट, टू लाइक चार्जेज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर विल attract each other, repel each other, remain stationary, lose their charges, ठीक है, lose their charges bottom off from। इसमें कह रहा है कि अगर दो हम लोग लाइक चार्जेज को अगर एक दूसरे के क्लोज लेकर आएंगे, तो आप पढ़े हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे टू लाइक चार्जेज है तो क्या होगा? रिपेल ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ए डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइंड होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है E इक्वल टू होता है F बाई क्यू, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो E जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी पॉइंट पे अगर हम चार्ज को प्लेस कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी होता है। तो फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इसका जो है ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी फॉर्मूला लिखे थे, E इक्वल टू होता है F बाई क्यू, और F फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज F बाई क्यू चार्ज का क्या होता है कूलम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम वोल्ट। तो न्यूटन पर कूलम जो होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरीज विथ डिस्टेंस आर एच। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर कोई पॉइंट चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि आर के साथ कैसे वेरी करता है, तो जो E होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वह आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/r होगा 1/r स्क्वायर 1/r क्यू आर, तो यहाँ पे क्या होगा 1/r स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वह डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्या होता है इंटरसेक्ट ईच अदर फ्रॉम क्लोज लूप, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होता है इन क्या होता है इन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट ईच अदर ये नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फ्रॉम क्लोज लूप, तो क्लोज लूप का भी फॉर्मेशन नहीं करता है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के एंड हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, तो ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड ऑन पॉजिटिव चार्ज ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है C नंबर, ये आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the midpoint between the two equal and like charges is। हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q और एक और इतने वैल्यू का ही चार्ज है Q। अब कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर हम मान लेते हैं ये R है, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस R/2 हो जाएगा और ये भी हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। तो इसके वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और दोनों इक्वल अपोजिट है, तो टोटल रिजल्टेंट E का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस इज 0। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। अगर यही इक्वल चार्जेस रहता लेकिन अपोजिट नेचर का रहता, एक पॉजिटिव रहता और एक नेगेटिव रहता, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है और इसके वजह से भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इक्वल अपोजिट है, इसके वजह से क्या हो गया है 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। चलिए आप इसको अच्छा से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।